तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा विषय रहने वाला ना, बड़ा ही मज़ेदार और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इससे पहले हम 1813, 1793, 1786, 1784 और 1773 का जो एक्ट आ रखे हैं, जो अधिनियम आ रखे हैं, उन सबको कवर कर चुके हैं। लेकिन इन सब में जो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग जो एक्ट है वो ये है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसने वाकई में एक सुधार की नींव भारत में प्रस्थापित की या डाली। लेकिन हर वीडियो की तरह एक कहानी हमारी हमेशा रहती है। कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, हर पॉइंट को कवर करेंगे। ये नहीं है कि बस जो 2-3 पॉइंट लेके रहते हैं इम्पोर्टेंट बस उन्हीं को नहीं, सारे जीरो से लेके हाई तक जितना भी सब कुछ है। सबसे पहले किसी भी हमारा पढ़ने का वो होता है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आ रहा तो उसमें पहला वर्ड होना चाहिए हमारा क्यों। आखिर ये क्यों आया, 1833 का चार्टर एक्ट क्यों आया, तो इसकी पहली भूमिका क्या है। सबसे पहले अब हम भूमिका के बारे में देखते हैं 1833 के चार्टर एक्ट की, यानी इसके आने के पीछे क्या कारण थे, क्या वजह रही थी जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, और क्या वजह है जो मैं कह रहा हूं कि भाई अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। तो पहली भूमिका तो वही जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने भाई डाली थी कि 20 वर्ष के लिए कंपनी को मोनोपोली देना। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार हर 20 वर्ष के लिए, जो 1773 के बाद में कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार मिलता रहा। 1773 में मिला, उसके बाद में 1793 में भी वो व्यापारिक एकाधिकार फिर से बढ़ा दिया 1813 तक के लिए, और 1813 में उस व्यापारिक एकाधिकार को फिर से बढ़ाकर 1833 तक कर दिया। लेकिन क्या है 1833 और 1813 में जो कंडीशन है, जो ग्राउंड कंडीशन है, वो सेम नहीं है। अगर ग्राउंड कंडीशन सेम नहीं है ना, तो एक सरकार पर दबाव रहता है। भाई परिस्थिति किसी भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सुधार की भूमिका तैयार करती है। अब परिस्थिति वो नहीं है जो 1813 में है। क्या हो रहा है, डिमांड अब कुछ और कह रही है, जो वक्त की मांग है वो कुछ और कह रही है। इस वक्त जो उदारवाद है और स्वतंत्रता थोड़ी सी अब ब्रिटेन में ज़्यादा है पहले से, उदारवाद काफ़ी ज़्यादा सर उठा चुका है। ऐसी कंडीशन में 1833 का चार्टर एक्ट है, इसके पीछे की भूमिका का जो कारण है वो एक तो ये है कि 20 वर्ष 1813 के बाद में पूरे हो गए। अब कंपनी फिर से ब्रिटिश संसद के पास गई और बोली, साहब भाई 20 वर्ष के लिए अब हमको फिर से जो हमारा आप अप्रूवल देते हो, हमको मोनोपोली है, हमको फिर से दे दीजिए। बोले ठीक है भाई देंगे, थोड़ा सा सोच विचार करने दीजिए, अब की बार कंडीशन इतनी आसान नहीं है कि हम हर बार की तरह आपको उठाकर दे दें। ऐसे ही समय में ब्रिटेन में जो राजनीतिक कंडीशन है उनमें थोड़ी सी उथल पुथल हो रही है। क्या हो रहा है कि अभी उदारवाद सामने आ रहा है, मानव अधिकारों की जो डिमांड है वो काफ़ी बड़े लेवल पर उभर कर सामने आ रही है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरा, एक साल पहले ही यानी 1833 से एक साल पहले ही यानी 1832 में एक एक्ट सामने आता है इंग्लैंड में, जिसे कहते हैं रिफॉर्म एक्ट। और इस एक्ट ने इंग्लैंड में मानव अधिकारों की नींव डाली। अब आम जनता भी मानव अधिकारों को लेकर इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा सजग हो गई और वो कहने लगी, भाई ह्यूमन राइट्स तो नेचुरल है, सभी के लिए होने ही चाहिए। ऐसे में ही इंग्लैंड में 3 लोग सामने आते हैं, और वो 3 लोग कौन हैं? तीनों की तीनों महान शख्सियत हैं। एक हैं ग्रे, दूसरे हैं जेम्स मिल, और तीसरे हैं हमारे लॉर्ड मैकाले। इन तीनों में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत रहने वाले हैं वो हैं भैया लॉर्ड मैकाले। इनके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले ग्रे और मिल के बारे में भी देख लेते हैं। जो ग्रे हैं ये हैं एक जन नेता, ये जन नेता हैं। और जेम्स मिल हैं, ये हैं भैया एक तो बेंथम के शिष्य हैं। ये जो बेंथम थे, उम्मीद करता हूँ आप सभी जानते ही होंगे, ये बेंथम के शिष्य हैं।
और दूसरा ये उदारवादी नेता है, और तीसरा है भैया मैकाले। अब इन तीनों ने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर एक ड्राफ्ट के रूप में संसद में दिया, और उसमें कहा कि जो भारत में शासन हो रहा है ना, वो थोड़ा सा मानव अधिकारों के लिहाज से अच्छा नहीं है। उसकी कुछ वजह भी इन्होंने बताई, और उसमें कहा कि अब इसमें थोड़े से परिवर्तन होने चाहिए। कंपनी शासन कर रही है, हजार वजह हैं, एक देश है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर उस पर आप शासन कर रहे हो तो उसमें थोड़ा बहुत भाई परिवर्तन होना चाहिए, ये वक्त की मांग है। इसी समय पर ब्रिटेन की संसद में एक गर्मा गर्म बहस चलती है, वही बहस जो आजकल हम हमारी लोकसभा और राज्यसभा टीवी में आमतौर पर देखते होंगे। ऐसी ही एक बहस चलती है ब्रिटेन की संसद में, और बहस होती है दो लोगों के बीच में, एक है हमारे बकिंघम और दूसरे हैं मैकाले। अच्छा, एक तो मैकाले हो गए और दूसरे हैं एक बकिंघम। अब इनमें जो बकिंघम है ये कहते हैं कि इंग्लैंड, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका किसी भी लिहाज से भारत पर शासन करना उचित नहीं है। पहला, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा विशाल जनसंख्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी कंपनी, अगर हम जनसंख्या के तौर पर देखें, अगर भारत की जनसंख्या से कंपेयर करें तो एक छोटी कंपनी का इतने बड़े देश पर शासन करना मानव अधिकारों के लिहाज से बिल्कुल भी उचित नहीं है। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी है, और एक व्यापारिक कंपनी का किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभुत्व जमाना उचित नहीं है, क्योंकि वो अपने व्यापार को तरजीह देगी, ना कि वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों के जन कल्याण को तरजीह नहीं देगी। ये थे बकिंघम के तर्क। और फिर उन्होंने कहा अगर भाई शासन करना ही है तो क्यों ना हमारी सरकार करे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों करे, हमारी सरकार शासन करे, वो शासन संभाले। तो ऐसे समय पर मैकाले कहते हैं भाई बकिंघम सुनो, ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई 200 सालों का अनुभव है, भारत पर शासन करने का 200 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। 1600 में आई थी, अब 1600 से अब कौन सा टाइम चल रहा है, ये चल रहा है 1833। तो यानी लगभग 230 सालों का अनुभव है भारत का। और ब्रिटिश को कितना है, अगर पार्लियामेंट के थ्रू जाकर भारत पर शासन करें तो भाई हमको कितना है, 0। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के रीति रिवाज, सांस्कृतिक तौर तरीके, भारत की आर्थिक दशा, भारत की राजनीतिक कंडीशन, सबका बिल्कुल जड़ से पकड़ है। आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बोले भाई हमारे पास वक्त ही कहाँ है कि हम जाएं और भारत पर शासन करें, इतना वक्त है कहाँ हमारे पास। भाई हमारी अपनी कंडीशन ऐसी है, हमारे अपने देश की कुछ जो व्यवस्था है वो ऐसी है, इतना संभालना इन्हीं को संभालें। अभी भारत की अगर हम राजनीति को भी सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लेते हैं, भारत का जो शासन है सीधे तौर पर अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। हम अपने को संभालें या फिर हम भारत को संभालें। अब जो मैकाले के तर्क थे अपने आप में दमदार थे, और सबसे लास्ट में इन्होंने एक बात कही कि आप कहते हो कि भारत का जो मानव संसाधन है, भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो सैन्य ताकत अगर हम उसमें देखें, या फिर भारत में जो अन्य संसाधन है वो ब्रिटेन से ज़्यादा है। ठीक है भैया, मान लेते हैं ब्रिटेन से ज़्यादा है, लेकिन एक बात बताओ, ये 1757 के प्लासी युद्ध, 1764 के बक्सर युद्ध, उसके बाद में जो मराठों के साथ में युद्ध हुए हैं, उसके बाद में जो मैसूर के साथ में युद्ध हुए हैं, और उससे पहले जो अन्य युद्ध हुए हैं, ये उससे पहले जनसंख्या कहाँ थी भारत की, ये भारत में तब मानव संसाधन कहाँ था। ये बात आप समझते नहीं हो क्या? अरे भारत की जनता भाई सो रही है, उसको आप क्यों फालतू में सीधा अपने इतना उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, जो अभी तक नहीं जगे वो आगे क्या जगेंगे। तो जो मैकाले के तर्क थे उन्होंने थोड़ा बकिंघम की बातों को दबा दिया। इनमें वाकई में दम था। अगर हम बिल्कुल दोनों साइड से जीरो होकर देखें तो मैकाले के तर्क अपने आप में वाकई में दमदार है। सारी की सारी बातें इनके आप में, जो बकिंघम है वो अच्छा सोच रहे हैं हमारे लिए, लेकिन जो मैकाले हैं वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भाई सही बात है, हम लोग सोए हुए तो हैं,
अभी तक नहीं जगे, अब क्या जगेंगे? हमको क्या फर्क पड़ रहा है कौन शासन कर रहा है कौन शासन नहीं कर रहा, क्या मानव अधिकार होते हैं, हमको तो भैया 2 जून की रोटी मिल जाए वो सबसे बड़ी बात हो रही है अभी तो जो मैकाले हैं ऐसी टाइम पे वो जीतते हैं और बकिंघम की बातों को थोड़ा सा दबा दिया जाता है। तो एक तो ये थी 1833 के चार्टर एक्ट के पीछे की भूमिका। तो भैया ऐसी कंडीशन में आता है 1833 का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट के हम देखते हैं प्रावधान। भूमिका हमने देख ली, क्या वजह थी, क्यों इस एक्ट को आया। तो अब इसके बाद में इस एक्ट के कुछ प्रावधान और उसके बाद में इस एक्ट की कुछ विशेषताएं, यानी क्या इस एक्ट ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया जो आज से पहले नहीं हुआ था। तो प्रावधान में पहला तो यही कि 20 साल के लिए कंपनी को और व्यापार की अनुमति दे दी गई। प्रावधान और पहला प्रावधान हमारा यही है, इस एक्ट ने जो व्यवस्था दी, इसने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको और 20 साल के लिए हम व्यापार की अनुमति दे देते हैं। अच्छा, आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के थ्रू पड़ा था? तो भाई अगर कभी भी पूछने को आ जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किस एक्ट के थ्रू पड़ा या कब पड़ा, तो वो पड़ता है 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में। खैर इस चीज़ को हम जो इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तब देखेंगे बाद में। अभी दोबारा से हम प्रावधानों पे आते हैं। तो पहला तो वही 20 साल के लिए जो कंपनी है उसको फिर से व्यापार की परमिशन दे दी गई। लेकिन अब की बार कुछ और इसमें अंतर आया। 1813 में क्या किया था कंपनी के साथ में जो ब्रिटिश संसद ने, उसने कहा कि भाई आप व्यापार कीजिए, लेकिन केवल आपका जो व्यापारिक मोनोपोली है, जो ट्रेड मोनोपोली है, वो बस 2 चीज़ों पर रहेगी, चाय और चीन पर। इस एक्ट में जो ये वाली व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया। इसने कहा कि अब आपके पास में कोई ट्रेड मोनोपोली नहीं है, इंग्लैंड से कोई भी जाकर वहाँ पर भारत में किसी भी तरह का किसी भी फील्ड में व्यापार कर सकता है। तो यानी जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म कर दी गई। अब इंग्लैंड से कोई भी आकर भारत में किसी भी फील्ड में व्यापार कर सकता है। तो ऐसी चीज में 1813 में क्या हुआ था कि भारत में ईसाई मिशनरियों को आने की परमिशन मिल गई थी, लेकिन उनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। ऐसे ही व्यापारियों को लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। भाई चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी में तो 1813 के बाद में वो कर सकते थे ना, लेकिन उनमें भी करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था लाइसेंस। लाइसेंस कौन देता था उन्हें? हम पहले देख चुके थे, फिर से बता दूं, उन्हें देता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन डायरेक्टर बोर्ड, वही बात है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? जैसे मैंने कहा भाई कालिदास थोड़ी है कि जिस डाली पे बैठेंगे उसी डाली को काट देंगे, अपने ही जो व्यापार है उसको कम करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परमिशन नहीं देते थे। इसके बाद में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर जाकर उनको परमिशन लेनी थी, बहुत झंझट था, मतलब पूरा माथा पच्ची हो जाती थी। दुख आ गए, बोले यार ऐसे काम नहीं चलेगा सरकार, हमको जो व्यापार की अनुमति है ना डायरेक्ट करो। तो उसके अब क्या किया इस एक्ट में, जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी प्लस जो व्यापारी हैं, व्यापारी जो लोग हैं, इनको किसी भी परमिट या फिर अब परमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ये डायरेक्ट आकर यहाँ पर भारत में किसी भी फील्ड में व्यापार कर सकते थे। और इसी तरह जो ईसाई मिशनरी हैं, ये किसी भी फील्ड में कहीं भी भारत में अपना जो ईसाई धर्म है इसका प्रचार कर सकते थे। यानी कोई भी परमिट की अब इन्हें भैया जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके बाद में तीसरा पॉइंट, अब इस एक्ट ने एक और व्यवस्था थी और बड़ी रोचक व्यवस्था। इस एक्ट ने कहा कि जो अंग्रेज लोग हैं ये भारत के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकते हैं, जमीन खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। यानी अंग्रेजों को भारत में रहने बसने का पूरी तरह से अधिकार दे दिया। और संपूर्ण भारत का मतलब आप समझते हो, संपूर्ण भारत का मतलब है उस टाइम पर पंजाब को छोड़कर लगभग जो सारा क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले चुकी थी। यानी अंग्रेजों को भारत में बसने, रहने,
का पूरा अधिकार दिया इस एक्ट ने, पूरा अधिकार। अब आते हैं कुछ गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल, प्रांतों के संबंधों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने, आप केंद्रीयकरण का मतलब समझते हो, केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, यानी जहां प्रांतों की शक्तियां कम की जाए और जो केंद्र सरकार है उसकी पावर को बढ़ा दिया जाए, उसको कहते हैं भाई केंद्रीयकरण। तो इस एक्ट ने केंद्रीयकरण पर जोर दिया, केंद्रीयकरण। इस उसमें इसने क्या किया, दो चीजें देखेंगे, एक तो गवर्नर जनरल और एक भाई जो प्रांत, यानी केंद्र और ये रहा हमारा प्रांत। तो इस एक्ट ने केंद्र की शक्ति को बढ़ा दिया। केंद्रीयकरण का असल मकसद ही यही है, जो केंद्र की पावर है उसको बढ़ा दिया जाए और जो प्रांतों की पावर है उसको कम कर दिया जाए। तो उसको कहते हैं हम केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन, यानी जो सेंटर है उसकी पावर का बढ़ना। इस एक्ट ने व्यवस्था दी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को मैं जीजे लिख देता हूं शॉर्ट में, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, यानी भारत का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और साथ ही साथ वह बंगाल का भी गवर्नर जनरल रहेगा। जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वो बंगाल का भी गवर्नर जनरल होगा और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा। बाकी सारी प्रेसिडेंसियां, बाकी सारे जो गवर्नर जनरल हैं आकर उसको रिपोर्ट करेंगे। अब इस गवर्नर जनरल की एक वो होती थी, काउंसिल होती थी, 3 मेंबर बॉडी होती थी। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में उसका 3 मेंबर बॉडी बना दिया था। 1773 में वो 4 मेंबर बॉडी थी। उसका सारा हम रगड़ा पहले समझ चुके हैं, तो यहाँ पर उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं देते। आप थोड़ा पीछे जाके वीडियो देखिए अगर आपको उसमें और अच्छे से समझना है तो। उस 3 मेंबर बॉडी को अब इसने 3+1 कर दिया, यानी इसने कहा कि अब इसमें एक और सदस्य होगा और वो सदस्य होगा विधि सदस्य। जो विधि सदस्य इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। और पहली बार भारत में विधि सदस्य किसको बनाया, तो पहली बार भारत में जो विधि सदस्य बनाए गए वो थे भाई लॉर्ड मैकाले। जो लॉर्ड मैकाले थे उनको लॉर्ड मैकाले जी को भारत में विधि सदस्य बनाया गया। और यह एक और जो महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जानने की, विधि सदस्य के बारे में आपको जानना चाहिए, ये जो विधि सदस्य है ना, ये अभी परमानेंट नहीं है, ये स्थायी सदस्य नहीं है, यह अभी परमानेंट मेंबर नहीं है। इसका मतलब यह इनकी सभी मीटिंगों में भाग ले सकता है, लेकिन इसके पास वोटिंग राइट नहीं है, यानी ये काउंसिल के किसी भी मत को प्रभावित नहीं कर सकता अभी जो विधि सदस्य है। अच्छा, इस विधि सदस्य की नियुक्ति कौन करता था, तो इनकी जो नियुक्ति होती थी वो की जाती थी सम्राट के द्वारा। जो सम्राट हैं वो इस विधि सदस्य की नियुक्ति करेंगे और इसके वेतन भत्ते ये भारत पर भारित होंगे। ये सारी चीजें काउंसिल के बारे में। अभी तो इससे भाई केंद्रीयकरण साबित नहीं हो रहा, इससे कहीं भी ये तो साबित नहीं हो रहा कि इसकी पावर, बस एक ही टॉपिक तो आया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन इससे कहीं ये तो साबित नहीं होता कि केंद्रीयकरण को, तो हमको तो केंद्रीयकरण, जब हमने कहा कि केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया तो ये साबित भी तो करना है ना। चलो साबित करते हैं। इस एक्ट ने कहा कि जो प्रांत हैं अब उनके गवर्नर जनरल को लगभग पावर्स के मामले में इसने कर दिया 0, यानी किसी भी स्थिति में यह जो कानून नहीं बना सकते, यानी कानून बनाने के मामले में प्रांतों को कर दिया भैया 0 एट एनी कॉस्ट। इसने एक वर्ड यूज किया, एट एनी कॉस्ट, यानी आप किसी भी कीमत पर जो प्रांत हैं वो कानून बना ही नहीं सकते। अगर आपको कोई कानून बनाना है तो एक काम कीजिए, आपके पास जो गवर्नर जनरल, प्रांतों के गवर्नर जनरल हैं और उनके पास में एक काउंसिल भी है, भाई प्रांतों में भी तो काउंसिल है ना, तो जो प्रांतों की काउंसिल है और प्रांतों के गवर्नर जनरल हैं, आप एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए और उस ड्राफ्ट को भेज दीजिए
कहाँ पर, जो केंद्र के गवर्नर जनरल हैं या फिर अभी जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनके पास में भेज दी। अच्छा, बंगाल में ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पहली बार भारत का गवर्नर जनरल किसे बनाया भैया, तो ये बने थे विलियम बेंटिक साहब। विलियम बेंटिक जो थे ये थे, और ये उदारवादी व्यक्ति थे। ध्यान रखना, भारत में कुछ जो उदारवादी गवर्नर जनरल हुए उनमें विलियम बेंटिक हैं और एक लॉर्ड रिपन है जो 1880 से 1884 तक रहे। लॉर्ड रिपन, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा अब दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो कानून बनाने के मामले में जो प्रांत हैं उनको कर दिया 0। इसके बाद में इतना ही नहीं माने भाई साहब, अरे मारेंगे, दबा के मारेंगे। इन्होंने कहा भाई जो आपकी वित्तीय शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियों के मामले में प्रांतों को कर दिया भैया 0। आपके पास में किसी भी तरीके की कोई भी वित्तीय शक्ति नहीं है। ना तो आप कोई पदोन्नति कर सकते, ना ही आप कोई किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते, ना आप किसी को वेतन दे सकते, ना आप किसी को भत्ता दे सकते। भाई किस बात के प्रांत हैं दादा, ये ही तो प्रांत हैं। इसी को तो कहते हैं केंद्रीयकरण, इसी को तो कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। इन्होंने इतना बढ़ावा दिया सेंट्रलाइजेशन को, तो आप देखते जाइए। साथ साथ बोले यहीं तक नहीं मानेंगे, इसका रीजन क्या है, आखिर क्या रीजन है। अच्छा, इस पॉइंट को देख लेते हैं फिर रीजन बताते हैं। इन्होंने कहा ये अब से पहले क्या था, जो प्रांतों के गवर्नर जनरल होते थे ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में पत्र व्यवहार कर सकते थे। यानी वो लेटर लिख सकते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको। डायरेक्टर कितने होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी कितने, तो वो हैं, सॉरी थोड़ा शांत, जो अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं भैया, बीओडी हैं कितने, 24। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये हैं 24। ये थोड़े दिन की असुविधा है, ये थोड़ा व्हीकल वगैरह की आवाज़, थोड़ा हमारा जो अभी यहाँ पे हमने बनाया हुआ है सेटअप, इसको कुछ दिन में चेंज कर देंगे हम। अभी काम चालू है तो पूरी तरह से फिर ये अंदर हो जाएगा कमरे वगैरह में, अंदर इसका व्यवस्था बनाई जा रही है, रूम वगैरह बनने लग रहा है, तो ये थोड़ी दिन की दिक्कत है बस। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो हैं 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अभी क्या होता था, जो प्रांतों के गवर्नर जनरल है ना, वो इनसे भाई पत्र व्यवहार कर सकते थे। पत्र व्यवहार का मतलब है कोई भी अपने प्रांत की कोई दिक्कत है या किसी भी चीज़ की असुविधा हो रही है या गवर्नर जनरल की कोई बात है, ये इन तक लिख सकते थे। लेकिन इस एक्ट ने कहा, अब ऐसे कैसे लिख दोगे, इस एक्ट ने कहा कि अगर आपको कोई पत्र व्यवहार करना है तो भाई उसकी एक कॉपी आपको देनी पड़ेगी भारत के गवर्नर जनरल को। यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको आप इसकी एक कॉपी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है भैया, अब आप चुगली नहीं कर सकते। सीधा अब जो इनको लिखोगे एक कॉपी इनको लिखोगे। अगर आप मेरे को गाली दोगे तो भैया मेरे को तो बता के नहीं दोगे, अगर आप पीछे से दे रहे हो, क्योंकि इतनी पावर तो है नहीं गवर्नर जनरल को डायरेक्ट कुछ बोलना है। गवर्नर जनरल कहेगा संसद में और संसद मारेगी, फिर ऐसा तो तुम कर ही नहीं सकते। तो अब इससे साबित हो रहा है कि हाँ भाई अब लग रहा है कुछ सेंट्रलाइजेशन हुआ है। तो इस एक्ट ने सेंट्रलाइजेशन किया। अच्छा, सेंट्रलाइजेशन क्यों किया, क्या हो रहा है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन काफ़ी बड़े क्षेत्र पर हो गया है। वह क्षेत्रफल काफ़ी ज़्यादा है, पंजाब को छोड़कर लगभग सारा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आप भारत को 10-5 हाथों से नहीं चला सकते। आपको डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना, वो एक व्यक्ति में रखनी पड़ेगी, ताकि निर्णय लेने में जो स्थिति है उसमें डिफरेंस ना हो कि एक राज्य कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, सेंटर कुछ कह रहा है। ऐसी स्थिति में आपको सेंटर को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सबको एक साथ मुट्ठी में बंद रखना है तो कम से कम जो मुट्ठी पर दबाव है ना वो बराबर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कम है यहाँ पर ज़्यादा, तो ये फिर खुल जाएगा। इसी वजह से सेंटर को बनाया गया पावरफुल और जो स्टेट थे उनको किया गया इस एक्ट के द्वारा कमज़ोर। अब इसके कुछ और जो प्रावधान है वो देख, इतना ही, अभी इसमें बहुत कुछ है भाई, जो हम पढ़ते हैं वो बस इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। अब क्या किया गया, विधि सदस्य बनाए गए थे। अच्छा, हम
आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इनकी नींव कहाँ से पड़ी थी? तो इनकी नींव पड़ती है इस ही एक्ट के द्वारा, यानी 1833 का जो चार्टर एक्ट है, यही आईपीसी की नींव डालता है। अच्छा, हुआ क्या था कि विधि सदस्य बनाया किसको? मैकाले को। मैकाले साहब को बनाया गया विधि सदस्य। मैकाले के बारे में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंस कथन है। इन्होंने एक बात कही थी, कभी कभी पूछने को आ भी सकता है, और मेंस में तो बड़ा अच्छा है अगर आप लिख दो तो। इन्होंने कहा था कि जो समस्त अरब और भारत का जो ज्ञान है वो यूरोप की किसी पुस्तकालय की एक अलमारी से भी कम है। इसका मतलब क्या निकलता है? अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि यूरोप की एक अलमारी, जो लाइब्रेरी है उसकी एक अलमारी में पड़ी हुई कोई पुस्तक क्या समस्त भारत, समस्त यूरोप, समस्त जो अरब है उससे ज़्यादा ज्ञानशील है? भाई बिल्कुल हो सकती है, छोड़ो हम उसमें नहीं जाते। क्या, लेकिन क्या अरब और भारत का ज्ञान इतना कमज़ोर है? इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। क्या वाकई में हमारा ज्ञान इतना कमज़ोर था? क्या हमारी जो नॉलेज थी, जो एजुकेशन फील्ड था, इतना कमज़ोर था? ये इस मानसिकता के व्यक्ति थे। असल में हमने खुद को कमज़ोर कर रखा था। हम कमज़ोर कभी से ना थे ना हैं, और उम्मीद है आगे भी हम कभी नहीं रहेंगे। हमने कमज़ोर खुद को किया था, हमको किसी ने कमज़ोर नहीं किया था। लॉर्ड मैकाले जब भारत आए तो उस टाइम पर एक डिबेट चली हुई थी कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस माध्यम में होनी चाहिए, वो इंग्लिश में होनी चाहिए या फिर भाई वो होनी चाहिए हिंदी में। तो ऐसी सिचुएशन में दो गुट बने। एक गुट था जो आंग्ल भारतीयों को, जो मतलब थोड़ा सा प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता, उससे प्रभावित कहता था कि भाई अगर भारत में आपको शिक्षा देनी है तो भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों, उनमें ध्यान में रखकर भारतीय भाषा में वो शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा गुट था वो कहता है कि भैया क्या रखा है भारतीय भाषा में, क्या रखा है, इनके पास है ही क्या अपना शिक्षा देने लायक? शिक्षा देनी है तो अंग्रेजी माध्यम में दीजिए ना। और उसी वजह से एक कमेटी बनाई गई, और उसके भी अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड मैकाले जी को ही बनाया गया। और इन्होंने 2 फरवरी 1835 को एक रिपोर्ट दी, और इसको कहते हैं मैकाले मिनट। इन्होंने अपना मिनट जारी किया, और इसमें इन्होंने कहा कि जो भारत में शिक्षा का माध्यम है वो होना चाहिए भैया इंग्लिश। और तब से लेकर आज तक हम इंग्लिश से पीछा ही नहीं छुड़ा पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश माध्यम गलत है या इसमें कोई कमी है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैकाले भारत में इंग्लिश व्यवस्था, जो इंग्लिश शिक्षा का माध्यम है, उसके जनक हैं मैकाले जी, ये भारत में लेके आए, और इसके बाद आज तक यह व्यवस्था हमारी चली हुई है। आज भी जो सरकारी कामकाज हैं उनकी भाषा क्या है? इंग्लिश ही है। हमारी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर कहीं क्या, किस भाषा का प्रभुत्व है? इंग्लिश। एक प्रभावशाली वर्ग की पहचान किससे होती है? तो वो होती है इंग्लिश। क्या आप अगर आप कुछ नहीं जानते, आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, आपको प्रभावी माना जाएगा। अगर आप अच्छी हिंदी बोलते हो तो किसी को क्या आगे में प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें भी, तो काफ़ी बड़ा अंतर है। ये गोरे भारतीय पैदा करना चाहते थे जो रंग रूप से भारतीय हों लेकिन मानसिकता से अंग्रेज हों, ताकि अंग्रेजी शासन चलता रहे। हालांकि इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा उल्टा हुआ। आगे चलकर हमने इनसे सीखा, और कैसे आज़ादी का महत्व होता है, क्या महत्व होता है, ये हमने इनसे सीखा। जब हम इनकी संस्कृति में घुले मिले, पढ़ा इनको, इनके बारे में जाना, तो उससे हमने अपने आप को उठाया, और एक दिन फिर ऐसा आया धीरे धीरे करके जिससे हमारे अंदर भी आज़ादी की या स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। क्या हुआ? विधि सदस्य बनाया गया मैकाले को, और ऐसी स्थिति में भारतीय विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग, भारतीय विधि आयोग की स्थापना होती है, और इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? मैकाले। लॉर्ड मैकाले हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, और इन्होंने
आईपीसी का प्रलेख शुरू किया। आईपीसी, अच्छा आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है? अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ये चीज़ें देखो, कंफ्यूज वाली बिल्कुल सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर कहीं भी कभी भी पूछने को आ जाए तो भैया आईपीसी क्या कहती है और सीआरपीसी क्या कहती है? आईपीसी कहती है कि दंड क्या होता है, या फिर बोले अपराध क्या है। जैसे आईपीसी कहती है किसी को मारना अपराध है, गाली देना अपराध है, चोरी करना अपराध है। और सीआरपीसी क्या कहती है? तो सीआरपीसी कहती है कि उस अपराध की सजा क्या है, कि जैसे किसी को मारा तो उसकी सजा क्या है, मारने की सजा क्या है, चोरी की तो उस चोरी की सजा क्या है, किस तरह की चोरी है, क्या उसका है, तो वो सारा वर्णन मिलेगा सीआरपीसी में। और अपराध क्या है यह जानना है तो यह जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा आईपीसी में। तो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड, इसका प्रलेख, इसका लेखन, इसको किताबबद्ध करने का काम शुरू किया किसने? 1837 में मैकाले ने। और इसको जो पूरी तरह से लागू हुई, यह लागू कब होती है? यह होती है 1860 में। यानी आईपीसी 1837 में इसका प्रलेख शुरू होता है, प्रलेख, इसका लेखन कार्य शुरू होता है मैकाले के द्वारा। और ये लागू कब होती है? यह पूरी तरह से लागू होती है 1860 में। तो आईपीसी भारतीय विधि संहिता के बारे में, विधि आयोग। एक और चीज ध्यान रखना, क्या भारत में आईपीसी लाने का श्रेय या फिर भारत में आईपीसी भारतीय विधि आयोग लाया? जी नहीं। एक अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक कमेटी का गठन होता है, उसमें 8 मेंबर होते हैं। 1852-53 में उस कमेटी का गठन होता है। जब हम 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ेंगे तब हम उस चीज़ को देखेंगे। उसमें 8 मेंबर होते हैं। और यही भारतीय विधि आयोग, जब ये समाप्त हो जाता है कुछ वर्षों में यह आयोग, तो यह एक सिफारिश करता है कमेटी के गठन की। और एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें 8 मेंबर होते हैं। उनकी सिफारिश के बाद में आईपीसी लाई जाती है, जो कि 1860 में भारत में लागू होती है। लेकिन आईपीसी का प्रलेखन, मतलब उसका लेखन कार्य कब किसने शुरू किया? तो 1837 में लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। ठीक है, अब इसके बाद में इस एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखते हैं। लगभग इसके हमने जो सारे प्रावधान है वो देख लिए, अभी कुछ शेष इसमें नहीं रह रहा, तो बिल्कुल पॉइंट वाइज देखें, कोई ऐसा नहीं, सारी चीज़ें एक केंद्रीयकरण में प्रांतों के टॉपिक सारे कवर किए, सेंटर के गवर्नर जनरल, उसके बाद में उसकी विधि काउंसिल, उसका कौन उसकी नियुक्ति करता है, अंग्रेजों को रहने बसने का अधिकार दिया गया 20 साल के लिए, और कंपनी को व्यापारिक अधिकार दिया गया, एक अधिकार नहीं, अधिकार दिया गया। साथ ही साथ जो ईसाई मिशनरी और अंग्रेज व्यापारी हैं उनकी परमिशन लेने की जो व्यवस्था थी उसको कैंसिल किया। अब बोले आप जाइए भाई, अब अंग्रेजी संतान है, जाके कीजिए भारत पर राज। और भारतीय विधि आयोग, इसका गठन किया गया मैकाले की अध्यक्षता में। 1837 में आईपीसी का प्रलेखन शुरू हुआ। आईपीसी 1860 में भारत में लागू होती है और तभी से लेकर आज तक चली आ रही है। ध्यान रखना, यूपीएसआई वगैरह में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आईपीसी के क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में। तो कब से? 1860 से भारत में यह लागू होती है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ जो विशेषता हैं वो देख लेते हैं। तो अब इसकी कुछ जो विशेषता है उन पर ध्यान देते हैं। इस एक्ट ने कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य किए, भारत में पहली बार कुछ ऐसे कार्य किए जो वाकई में होने चाहिए थे। जैसे कि इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया, एक बहुत बड़ी कुरीति दास प्रथा। किस एक्ट के द्वारा उसका अंत किया गया? विशेषताएं। तो भैया उसका अंत किया गया इस ही एक्ट के द्वारा, यानी दास प्रथा का अंत। दास प्रथा है, दास प्रथा या व्यापार, इस सब का अंत कर दिया पूरी तरह से। साथ साथ जो सती प्रथा है उसका भी अंत किया। अच्छा, इसने एक और काम किया इस एक्ट ने भारत में एक बिशप, मैंने पहले ही बताया था 1813 में जब गुरुद्वारे गिरजाघर की स्थापना की गई थी, तो साथ साथ बिशप भी भारत में आए। एक बिशप के नीचे 3 पादरी होते थे। बिशप की व्यवस्था की 3 प्रेसिडेंसियों में। कहाँ कहाँ पर? तो भैया ये की कलकत्ता, मद्रास
कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। और इन तीनों का जो हेड होता था वो होता था जो कलकत्ता वाले बिशप है। जो कलकत्ता के बिशप हैं वो इन तीनों के होंगे हेड। इस एक्ट के द्वारा यह भी व्यवस्था की। साथ साथ इस एक्ट ने एक और जो मुख्य कार्य किया, इसने कहा कि भाई नौकरियों में भेदभाव होना नहीं चाहिए। इस एक्ट ने कहा था, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, इस एक्ट ने कहा था लेकिन हुआ नहीं, उसका पुरजोर तरीके से विरोध हुआ। कैसे कैसे नौकरियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई, कैसे जो काले भारतीय हैं वो हमारे बराबर आके ऊंचे पदों पर बैठ सकते हैं। इस एक्ट ने एक शुरुआत की, या फिर हम बोल सकते हैं एक चिंगारी दिखाई, यानी नौकरियों में भेदभाव नहीं। चलो कहा, हमारे लिए तो यही बड़ी बात है कि इसने यह कहा तो सही कि हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ इस एक्ट ने एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम है हैरबरी कॉलेज। हैरबरी कॉलेज। अच्छा, इस कॉलेज में क्या होता था? इस कॉलेज में जो इंग्लिश लोक सेवक या प्रशिक्षण या कर्मचारी होते थे उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा गई। यानी लोक सेवक, अच्छा लोक सेवकों के लिए अभी कोई एग्जाम नहीं होता, अभी 1833 तक कोई एग्जाम नहीं होता। क्या होता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो उनकी नियुक्ति करते हैं, वो भारत में आते हैं, यहाँ पर आकर वो अपना कार्य करते हैं। तो उनके प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना की जिसका नाम है हैरबरी कॉलेज। अगर पूछने को आ जाए तो किस एक्ट के द्वारा? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और फिर वही बात जो मैंने शुरू में कहा था, सबसे मुख्य बात कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम किस एक्ट के द्वारा चेंज किया गया? तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या था? अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम पता है आप में से किसी को? वाकई में अगर किसी को पता है तो भाई कमेंट करके बताना, मेरे लिखने से पहले अगर किसी को पता है तो। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ इंग्लैंड ट्रेड टू द ईस्ट इंडिया। ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम। अब से पहले मतलब 1833 से पहले। बोले भैया दिमाग खराब हो जाता है, इतना लंबा नाम लिखे, इतना लंबा नाम बोले यार इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए। तो व्यवस्था की गई इस एक्ट के द्वारा, जो इतनी लंबी चौड़ी कंपनी थी उसको छोटा सा करके कर दिया। क्या उसको कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम पढ़ते आते हैं, कभी पता ही नहीं, कभी पूछने को आ जाए फिर हम कहते हैं भाई साहब ये क्वेश्चन कहाँ से डाल दिया, ये तो चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं, किताबों में ही नहीं। अरे भैया ये आयोग की गलती नहीं है, वो तो क्वेश्चन पूछेगा ही। क्या ये एक बात बताओ, वो हर साल बस एक ही चीज़ पूछ लेगा क्या? भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना, किस एक्ट के द्वारा बना, या पहला कौन था? कुछ तो नया लाओ। तो वो था इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट में ये कुछ मुख्य प्रावधान है। अगर इसके बाद में आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।